नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 28 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 27 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन 27 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको उन पहले 27 पार्ट्स को देखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको आज का पार्ट देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की जो जानकारी है उन वीडियोज़ के अंदर बताई गई है। इन सभी जो वीडियोस की पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाली है, और फ्री में जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप सारी पीडीएफ जो है डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन पा रहा है। यू नो वेरी वेल, जीके जीएस के अंदर जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीटी 1 के अंदर, एनटीपीसी के अंदर। तो इस हिसाब से जो है जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए, सीबीटी 1 के लिए। तो अगर आप अपना जो सीबीटी 1 क्लियर करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज़ें जो है अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। एक तो पीवाईक्यू आपको अपने मजबूत करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के और कितने लेवल के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड, आपको जो है अपनी स्टैटिक जीके जो है स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, स्टैटिक जीके। और थर्ड, आपको जो है करंट अफेयर अपना जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। करंट अफेयर जो है आपको मिनिमम जो है 2 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। वैसे करंट अफेयर कितना भी पुराना पूछा जा सकता है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। तो ये तीनों जो है टॉपिक जो है आपको कवर करने पड़ेंगे अगर आप सीबीटी 1 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और तीनों ही टॉपिक जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये 2019 के अध्यक्ष की बात हुई है। तो 2019 में जो है ये किसको किया गया था? अर्जुन कुमार सीकरी को जो है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन ये वर्तमान में 2025 में देख लेना भाई कौन है जो इसका अध्यक्ष है। ये 2019 का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बस आप जो है ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग जो ये स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इसका 2025 का जो है अध्यक्ष आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, भारत का उच्चतम न्यायालय है, इसके बारे में जो है जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को, भारत का उच्चतम न्यायालय। इसके बाद जो है भारत के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। इसके अलावा जो है 3 और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। तो वो 3 उच्च न्यायालय कौन से थे? तो वो थे कोलकाता, बम्बई और मद्रास। कोलकाता, बम्बई और मद्रास, ठीक है। इन तीनों जो उच्च न्यायालय थे इनकी स्थापना जो है 1862 में की गई थी, ठीक है। इसके साथ आप क्या याद रखेंगे? और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 144 में लिखा गया है। माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 144 मैंने बोला, अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि भारत का जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद जो है 124 बोलता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये बोलता है अनुच्छेद 124। उसके बाद मैं बात करूं वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान, ये संजीव खन्ना है, ठीक है। संजीव खन्ना जो है हमारे वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और ये कौन से नंबर के हैं? 51वें नंबर के हैं, ठीक है, 51वें नंबर के हैं। और इसके बाद जो है जो है कौन हमारे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो BR गवई बनेंगे, ठीक है, BR गवई।
ठीक है। इसके बाद जो है संजीव खन्ना के बाद जो 52वें हमारे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो बनेंगे B.R. गवई। तो इतनी जानकारी जो है आपको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय, मतलब पूंजी का जो लॉस होता है, समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो पूंजी के नियमित मूल्य जो क्षतिपूर्ति होती है, पूंजी के नियमित मूल्य की जो क्षति होती है उसको समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अवमूल्यन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है जो कजरी लोक नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है, भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है ये कजरी। तो कजरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है ये हो जाएगा कजरी। उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकगीत जो है फेमस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि जो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं इनको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इनको कभी भी जो है पूछ लिया जाता है। तो ये 2019 की बात थी। 2019 में जो है फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये। ठीक है, और ये वैज्ञानिक थी। तो ये कौन थी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये गगनदीप कंग थी, जिनको ये गगनदीप कंग थी। और ये कौन थी, तो ये भारतीय वैज्ञानिक थी ये। ठीक है, याद रखेंगे वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र से ये बिलोंग करती थी और ये फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुने जाने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि नापने के लिए। ठीक है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए। इसके बाद ये बोलोमीटर है, बोलोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो विकिरण गर्मी को मापने के लिए। विकिरण मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बोलोमीटर का। उसके बाद आप क्रोनोमीटर की बात करेंगे तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, समय मापने के लिए किया जाता है, समय को मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, क्रोनोमीटर के बाद हम बात करेंगे कार्डियोग्राफ की। कार्डियोग्राफ ये रहा। तो कार्डियोग्राफ का यूज क्यों किया जाता है, तो कार्डियोग्राफ का यूज जो है हृदय की गति, हृदय की जो गतिविधि होती है उसको मापने के लिए। हृदय की गतिविधि को मापने के लिए। ठीक है, ये बाकी जो 3 उपकरण है इनका भी आप यूज रखेंगे। इनका बाकी तीनों जो उपकरण है उनका यूज किस में किया जाता है ये भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन जो है शुरू हुआ था। तो कौन सा जो है इस्पात संयंत्र था जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई थी और 1959 में जो है इसका उत्पादन शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये रूस के सहयोग से की गई थी। कहाँ पर की गई थी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी और इसका जो उत्पादन शुरू है वो 1959 में शुरू
हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो बाकी इस्पात संयंत्र है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। और स्थापना कब इसकी हुई थी? 1959 में ही जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करूं तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की हमने बात कर ही ली है। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना ये कहाँ पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुई थी 1959 के अंदर। उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करूं तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी, 1959 के अंदर। ठीक है, ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना आप 59 कर दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है यहाँ पे 1955 आ जाएगा, ये 59 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 1955 में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो उत्पादन है वो शुरू हुआ था 1959 में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्पादन शुरू हुआ 1959 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो किसकी स्थापना जो थी वो लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करूं तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करें तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करूँ तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जिस जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जुलाई 1961 में हुई थी। ठीक है, जुलाई 1961 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है लंदन में इसकी जो है स्थापना हुई थी, जो लंदन में है, जो इसका मुख्यालय भी लंदन में हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर हो जाएगा? लंदन में। ठीक है, लंदन में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मैंने बताई दी है 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद विश्व बैंक और जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों जो है एक ही स्थान पर इनका हेडक्वार्टर है। और एक ही टाइम पर जो है इनकी स्थापना हुई थी। इनकी जो दोनों की स्थापना है 1944 में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी जो स्थापना है 1944 में हुई थी। और जो है इनके हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे? वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC। ठीक है, ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया लैक्टिक एसिड क्या है? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे जो ये दही जमाने के लिए जो है लैक्टिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, दही जमाने के लिए। ठीक है, दही जमाने में जो है लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करें लैक्टिक एसिड जो है ये क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड जो है 3 कार्बन वाला जो है अणु होता है। ये आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड का जो है क्या होता है? तो ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। साथ में आप क्या याद रखेंगे? लैक्टिक एसिड का जो है रासायनिक सूत्र आप याद रखेंगे, रासायनिक सूत्र, रासायनिक
रासायनिक सूत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक सूत्र को रासायनिक सूत्र को बोलेंगे भाई केमिकल फार्मूला बोलेंगे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये केमिकल फार्मूला जो है, रासायनिक सूत्र लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C3H, C3H C3H6O3। ठीक है, ये जो है लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सभी जानते हैं वर्गीज कुरियन को जो है भारत का श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक है, भारत की श्वेत क्रांति का जो है जनक इनको बोला जाता है। भारत का हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ये भारत की हरित क्रांति का जो जनक है ये कौन हो जाएगा, डॉक्टर स्वामीनाथन माफ कीजिएगा, डॉक्टर ठीक है स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और विश्व की बात करूं तो विश्व की हरित क्रांति का जनक कौन है, बोरलोग है, विश्व की हरित क्रांति का जनक, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भाई डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग, बोरलोग। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भाई इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की, तो कौन से ये जो है व्यक्ति थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बुकानन इनका नाम था। फ्रांसिस बुकानन जो है ये एक चिकित्सक थे जो भारत में आए थे 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में इन्होंने जो है कार्य किया था और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज की थी। तो ये कौन थे, तो फ्रांसिस बुकानन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद ये जो सर विलियम्स जोन्स कौन है, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी कब की थी ये जो है सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। कहाँ की थी, कोलकाता में की थी। ठीक है, कोलकाता का जो फोर्ट विलियम है ना वहीं पर जो है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद विलियम बेंटिंग को जो है आप सभी जानते हैं, विलियम बेंटिंग जो है 1828 से लेके 1835 तक, ठीक है 1828 से जो है 1835 तक गवर्नर जनरल रहे थे, गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे ये। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। इसके बाद जो है 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था, 1833 का चार्टर अधिनियम। चार चार्टर अधिनियम आए थे, आप सभी जानते होंगे। पहला चार्टर अधिनियम कब आया था, पहला आया था 1893 में। दूसरा कब आया था, तो दूसरा आया था 1893 में आया था ना, दूसरा आया था 1913 में। ठीक है 1913, 1803, ठीक है 1913 में आया था। उसके बाद कब आया था, 1933 में आया था। नहीं ये गलत हो गया यार, 1793 आएगा यहाँ पे, ऐसा ही है ना 1793, 1833 का तीसरा आया था ना। ठीक है, 1793 में आया था पहला, 1713 में आया था दूसरा, और 1700 उसके बाद 33 में आएगा, और उसके बाद आएगा 1733 के बाद 43, 53। नहीं यार ये क्या कर दिया, एक सेकंड भाई रुकना, 1793 ही आएगा।
इसके बाद आएगा 1813, इसके बाद आएगा 1833 और उसके बाद आएगा 1853। ठीक है, ये चार चार्टर अधिनियम आए थे। ठीक है, ये 20-20 सालों के बाद जो है चार्टर अधिनियम आए थे। उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंगस को भी आप सभी जानते हैं। वारेन हेस्टिंगस की को है कब कब जो है 1773 से 1775 के बीच में रहे थे। 1773 से 1775 के बीच में, 1773 से 1785, 1785 के बीच में जो है ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल थे जो 1785 में रहे थे। इसके बाद आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है इसको, इसके बाद आपको गवर्नर जनरल सेकंड जो है देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 1948 में विश्व वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है, तो गैट का जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। तो 1948 में जो है वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखना, 1948 में जो है वैश्विक व्यापार को नियमित करने के लिए GATT गैट की स्थापना की गई थी और गैट का पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ओ ट्रैफिक एंड ट्रेड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब गैट की बात करें तो गैट की स्थापना कब हुई थी, तो गैट की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये 1900, चलो आप मुझे बताएंगे स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मैं नहीं बता रहा इस बार। ठीक है, तो ये आप बताएंगे गैट की जो स्थापना है ये कब हुई थी। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ था। जो गैट है कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को जो है ये गैट लागू हो गया था। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है इसका जिनेवा के अंदर हो जाएगा। और जो है गैट को जो है विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, गैट को विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया। कब बदल दिया गया, बदल दिया गया, कब बदल दिया गया, 1995 में। ठीक है, ये साल भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, 1946, 1947, 1948। ठीक है, ये 3 साल दिए गए हैं, इसके अंदर जो है चूज करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है जो, इसमें कहा गया है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जो है लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये जो एडम स्मिथ है इन्हीं के द्वारा जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो 13 में क्या कहा गया है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है। तो मनोरा का जो किला है ये कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान के अंदर अवस्थित है ये मनोरा का किला। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की सेवा पर ब्रिटिश सेवा की जीत की याद में जो है 1814-15 के बीच इस किले का निर्माण करवाया गया था और यह द्रविड़ कला स्थापत्य शैली में जो है बना हुआ है। ये भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बी हो जाएगा भाई, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तंजावुर। ठीक है, तंजावुर के तमिलनाडु में अवस्थित है ये मनोरा का किला और इसका जो निर्माण है कब किया गया था, तो ये जो बोनापार्ट की जो है बोनापार्ट की सेना पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, नेपोलियन बोनापार्ट, तो इसी की सेना पर जो है
ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल की थी? ब्रिटिश सेना ने, तो ये जीत हासिल की थी। और ये जो जीत है, ये जीत कब हासिल की थी? 1814 और 1815 में। ठीक है, 1814-15 में जो है ये जीत हासिल की थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है ये मनोरा का किला जो है बनाया गया था। और ये किस शैली में बना है? द्रविड़ स्थापत्य शैली में ये बना है, द्रविड़ शैली में। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप इस जो है तमिलनाडु का जो मनोरा का किला है ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बॉक्साइट राज्य का बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जो पौधे होते हैं उन्हीं में जो है बीज के अंदर भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, यानी कि फूट जाता है और पौधा बन जाता है। इस प्रक्रिया को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये अंकुरण के रूप में जो है इस प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारी पर आधारित 5वां मीडिया शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2019 वाला जो था भाई ये नेपाल में आयोजित किया गया था। वर्तमान वाला 2024 वाला जो है आप देख लेना कहाँ पर आयोजित किया गया था, पीछे वाला। ठीक है, पिछले साल वाला ये आप देख लेना 2024 वाला जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का जो है विरोध किया था? ये विरोध किया जा रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो विरोध किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने जो है ये पाकिस्तान के गठन की मांग का जो है विरोध किया था। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पाकिस्तान बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो ये सबसे पहले जो मांग थी वो किसने की थी? रहमत अली ने की थी सबसे पहली मांग। ठीक है, पाकिस्तान बनाने की जो सबसे पहली मांगे किसने की थी? चौधरी रहमत अली थे ये। रहमत अली, रहमत अली और जो मुस्लिम लीग ने जो है इन दोनों ने ही जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान अलग बनाने की मांग की थी। और जो है पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम इस्तेमाल है ये भी चौधरी रहमत अली ने किया था 1933 में। और मुस्लिम लीग ने जो है 1940 में अलग पाकिस्तान राज्य की जो है मांग की थी, बनाने की राष्ट्र की जो है मांग की थी 1940 के अंदर की थी। ये भी आप याद रखना, मुस्लिम लीग ने जो है कब की थी? 1940 में जो है ये मांग की थी कि पाकिस्तान को जो है एक अलग बना दिया जाए। उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना, आप सभी जानते होंगे मोहम्मद अली जिन्ना को, तो ये मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? 1913 में जो है ये मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हुए थे। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आगा खान ने की थी। आगा खान, आगा खान। ठीक है, आगा खान और जो है ये जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये जो की गई थी। और पहला जो मुस्लिम लीग हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके अध्यक्ष जो है ये आगा खान ही बने थे। इतनी जानकारी जो है आप इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। तो ठीक है, पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पाकिस्तान की गठन की मांग सर्वप्रथम किस किसने की थी? तो ये चौधरी रहमत अली और जो है मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और ये कब की थी मुस्लिम लीग ने इसकी जो है गठन की मांग? ये की थी 1940 में। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किस किस ने की थी? आगा खान ने की थी। और ये कौन थे? तो ये थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। और पहला मुस्लिम लीग की जो अध्यक्ष थे वो आगा खान थे। और 1913 में जो है इसके अंदर कौन शामिल हो गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके अंदर शामिल हुए थे 1913 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे थे। तो कंप्यूटर के अंदर जो है आप सभी जानते हैं 5 पीढ़ियां आ चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आ चुकी है। तो हम बात कर लेते हैं पहली पीढ़ी से, सबसे पहले बात करते हैं। तो पहली पीढ़ी जो है किस पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पर। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पर जो है ये आधारित थी। दूसरी पीढ़ी की बात करूं तो दूसरी पीढ़ी यहाँ पे नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं दूसरी पीढ़ी। ठीक है, दूसरी पीढ़ी जो है हमारी किस पर आधारित थी, तो ये थी ट्रांजिस्टर पर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर पे ये आधारित थी। तीसरी पीढ़ी की बात करूं तो तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी पर जो है तीसरी पीढ़ी आधारित थी। इंटीग्रेटेड, आईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड पर आधारित थी। चौथी पीढ़ी की बात करूं तो चौथी पीढ़ी किस पर आधारित थी, माइक्रो प्रोसेसर पर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पर चौथी पीढ़ी आधारित थी। और पांचवी पीढ़ी जो है हमारी किस पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित है हमारी पांचवी पीढ़ी। तो ये सभी पीढ़ियां मैंने बता दी हैं किस किस पर आधारित थी। कहीं से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी पीढ़ियों का जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैली और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जूट का जो उपयोग है, जूट रेशेदार फसल का जो उपयोग है मोटे कपड़े, बैग, थैली और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से जो हमारा संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। ठीक है, परामर्श ये किस में है, अनुच्छेद 143 में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, तो ये जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है 143 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगी अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग, तो वो सलाह क्या मैंडेटरी है, मतलब या तो माने या ना माने राष्ट्रपति के ऊपर है, या फिर उस सलाह को मानना मैंडेटरी है, जरूरी है राष्ट्रपति के लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अनुच्छेद 48 के अंदर क्या है, तो अनुच्छेद 148 के अंदर जो है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं ना, सीएजी, वो होते हैं अनुच्छेद 148 के अंदर। ठीक है, और 149 के अंदर जो है इन्हीं सीएजी यानी कि महालेखा परीक्षक और नियंत्रण से इनको लेकर जो है कार्य वगैरह हैं, इनके क्या कुछ जो है कार्य वगैरह, ड्यूटीज वगैरह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। तो ये किसकी सुरक्षा पर केंद्रीकृत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवाधिकार के ऊपर जो है ये केंद्रित है। ठीक है, इसके बारे में जो है ऊपर ही मैं क्वेश्चनों में बता चुका हूं, तो आपको पता चल गया होगा। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, इसकी स्थापना वगैरह मैं ऊपर बता चुका हूं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में बोला गया अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये अरुंधति जो है
हमारी भारत से हैं ये अरुंधति रॉय। इनको जो है बुकर पुरस्कार जो है किस उपन्यास के लिए जो है मिला था, किस पुस्तक के लिए जो है मिला था। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो अरुंधति राय था, अरुंधति रॉय थी, इनको जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो अरुंधति रॉय थी, इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1997 में मिला था। ठीक है, 1997 में इनको पुरस्कार मिला था और उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। यह पहली महिला है भारत की जिनको यह बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये दो पुरस्कार होते हैं, एक तो बुकर है और एक इंटरनेशनल, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, एक तो बुकर पुरस्कार है नॉर्मल। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर की स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो ये हो जाएगा भाई विद्युत मंत्रालय जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये स्कीम सौभाग्य योजना। अब ये जो सौभाग्य योजना है इसको शुरू कब किया गया था? सौभाग्य योजना को, तो सौभाग्य योजना को जो है शुरू किया गया था सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में जो है इसको शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? चार्ल्स कार्नवालिस थे। तो चार्ल्स कार्नवालिस के समय में जो है 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो ये एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी, भूमि राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, भूमि राजस्व व्यवस्था थी। और ये कौन सी थी? तो ये स्थायी बंदोबस्त थी, बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त थी। और 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। इस जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी व्यवस्था भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? जमींदारी प्रथा या फिर जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी, इस्तमरारी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इस्तमरारी प्रथा भी इसको जो है बोला जाता है। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी यानी कि ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में ये हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com क्या क्या अभिप्राय? तो .com का अभिप्राय जो है कमर्शियल हो जाएगा। ठीक है, .com का अभिप्राय क्या होता है? कॉमर्शियल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, जय जवान जय किसान का नारा किसने किया था? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है ये जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है ये कब की गई थी? मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और सीमा सड़क संगठन का जो कार्य क्या होता है, जो हमारे हिलीज एरिया होते हैं ना, जैसे कि नॉर्थ मतलब जो हिलीज एरिया होते हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो रोड बनाने का काम करता है, वो जो है सीमा सड़क संगठन करता है, यानी कि BRO ही करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही ये है काम करता है। इसरो की बात हुई है, इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसरो द्वारा जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का जो उद्घाटन है ये कब किया गया था? जनवरी 2019 में किया गया था। इसरो के बारे में जो है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो है अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंतरिक्ष का जनक, भारत के अंतरिक्ष का जो जनक है वो कहा जाता है भाई विक्रम अम्बालाल साराभाई को बोला जाता है, विक्रम साराभाई को। ठीक है,
विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को जाना जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया डब्ल्यू के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो डब्ल्यू के लिए जो है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HTTP का जो है प्रयोग किया जाता है। इनकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ। FTP की क्या होगी? FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद SMTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद TCP/IP क्या क्या हो जाएगी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTP की क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है राइट फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँ तो प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये प्रसिद्ध उपन्यास जो अनटचेबल है ये लिखा गया था भाई ऑप्शन नंबर बी, मुल्क राज आनंद के द्वारा है लिखा गया था। 31 में कहा गया है किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? तो भारत के किस राज्य में जो है कॉटन की मिलें सर्वाधिक हैं? तो किसके अंदर हो जाएगा? तो ये हो जाएगी तमिलनाडु के अंदर जो है सर्वाधिक मिलें अवस्थित हैं। गोलीय दर्पण की बात की गई है, परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो जो गोलीय दर्पण होता है इसकी परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये ध्रुव कहलाता है। तो ये आज के जो है हमारे क्वेश्चन थे पार्ट नंबर ये जो है हमारा 28 था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करनी है ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारा नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए, सभी PDFs के लिए और करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए जो है हमारे टेलीग्राम को बेहद जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जानकारी यहीं पर मिलती है। कोई भी डाउट, क्वेरी या फिर सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।